नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। जिन साथियों की ड्यूटियां आगामी विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में लग चुकी हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्र हैं, यानी कि कई अनुलग्नक आपको भरने होते हैं मतदान शुरू होने से पूर्व, मतदान शुरू होने के बाद और मतदान समाप्ति के पश्चात। तो वो पीठासीन अधिकारी किस प्रकार से बढ़ते हैं, उनको हम एग्जाम्पल समेत आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक अनुलग्नक के बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि ये प्रपत्र आप किस प्रकार से बड़ी आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मतदान शुरू होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा कुछ घोषणाएं भरनी पड़ती हैं। मॉक पोल प्रारंभ होने से पूर्व भी ये घोषणाएं भरी जाती है। तो इन घोषणाओं को हम देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले आता है अनुलग्नक 6 अध्याय 1 पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का भाग 1। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देना है, जो विधानसभा क्षेत्र आपको आवंटित हो रखा होगा, जिस विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी होगी। उसके बाद मध्य स्थल की संख्या तथा नाम, तो ये आप अपने ड्यूटी ऑर्डर में देख सकते हैं आपको कौन सा मध्य स्थल की संख्या और नाम आवंटित हो रखा है। आप उसको देख के ये मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया 45 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ, और जिस चरण में आपकी ड्यूटी लगी होगी, जिस दिनांक को, उस दिनांक को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब ये घोषणा क्या कहती है कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया है कि मॉक पोल आयोजित करने की वोटिंग मशीन जो होती है वो पूर्णतः चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत का रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा कि जो मतदाता रजिस्टर 17 का होता है, जिसका प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रविष्टि अंकित नहीं की गई है। और इसके अलावा जो अन्य घोषणाएं हैं उनको आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी करेंगे। साथ ही साथ मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर कई साथियों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभ्यर्थी का नाम कहाँ आएगा और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कहाँ होंगे। तो हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो शुरुआत के ये जैसे रमेश लिखे गए हैं, सुरेश लिखे गए हैं, दिनेश लिखे गए हैं, ये सभी उम्मीदवार वो हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। और इनके पोलिंग एजेंट, जैसे मान लिया रमेश का विकास है, सुरेश का दीपक है, दिनेश का अंश है, तो पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर आपको इनके यहाँ करवाने हैं। और इधर लिखेंगे आप जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, उम्मीदवार है, कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वीडियो में जितने भी नाम अंकित किए गए हैं वो सभी नाम काल्पनिक हैं। उनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इन नामों से किसी की निजता का किसी भी प्रकार से कोई हनन नहीं होता है। तो यदि और भी उम्मीदवार हैं तो उनके नाम यहाँ अंकित करते जाएंगे और उनके पोलिंग एजेंट्स के यहाँ सिग्नेचर करवाते जाएंगे। और एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि माना कोई पोलिंग एजेंट सिग्नेचर करने से मना कर दे, तो उनका नाम यहाँ पर आपको अंकित करना है, क्योंकि सिग्नेचर तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं, तो केवल यहाँ पर आपको नाम अंकित करना है और किस उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट हैं उनका नाम आपको यहाँ अंकित करना है। हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी में आप हस्ताक्षर कर देंगे तो ये भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपका पीठासीन अधिकारी की जो 2 घोषणा होती है उसका भाग 1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसी का भाग 2 देख लेते हैं हम कि यदि मॉक पोल से पहले कोई वोटिंग मशीन बदलने की नौबत आ जाती है, पश्चातवर्ती वोटिंग मशीन के उपयोग में यदि कोई हो, उस समय की ये घोषणा है कि बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट के कृपया त्रुटि के प्रकार का उल्लेख है। यदि किसी भी प्रकार की यहाँ त्रुटि आ जाती है तो उसमें यहाँ पर आप उल्लेख कर सकते हैं कि किस कारण से इस ईवीएम मशीन को बदल दिया गया है। बाकी यदि ईवीएम मशीन आप बदलते हैं तो उसके बाद की पूरी घोषणा वैसे की वैसी होती है मॉक पोल से पहले की, और यहाँ पर उसी तरह से आप उम्मीदवारों के नाम लिखेंगे और पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर इधर की साइड कराते जाएंगे, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर इधर हो जाएंगे और
और यदि कोई पोलिंग एजेंट सिग्नेचर करने से मना कर देता है तो उनके नाम को इस तरफ मेंशन करेंगे और किस उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट है उनको यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर दिनांक डाल देंगे और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर लेंगे। तो वैसे ये नौबत इसलिए नहीं आती है कि जब आपको सामान दिया जाता है ईवीएम मशीन को, आप पूर्ण रूप से चेक कर लेते हैं, उसकी बैटरी की हालत चेक कर लेते हैं, कितने % बैटरी अभी उसमें शेष है। ये सारी कंडीशंस चेक करके ही आप जो मतदान संबंधी सामग्री है उसको लेके पोलिंग बूथ में पहुंचते हैं। और यदि वोटिंग मशीन में आपको गड़बड़ लगती है तो आप उसी समय वितरण केंद्र में उसको वापस करवा सकते हैं। तो ये भाग 2 भी कंप्लीट हो जाता है। और यदि इसकी नौबत नहीं आती मशीन को बदलने की तो इसको आप नील करके छोड़ सकते हैं, इसमें आप कुछ भी ना भरें। अब इसमें भाग 3 भी हम देख लेते हैं, मतदान के अंत में घोषणा। तो इसके अंत में घोषणा है, मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय पोलिंग स्टेशन में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं निर्वाचकों का संचालन नियम इतने के अधीन अपेक्षित जो मतपत्र लेखा 17 है 17C है उनका एक एक प्रति जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स हैं उनको दे दी है। यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे, तारीख डाल देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर टाइम डाल देंगे, हस्ताक्षर पीठासीन हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार से जिन कैंडिडेटों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने प्रारूप 17 की प्रतियां रिसीव की होंगी तो उनके यहाँ पर आप सिग्नेचर कराते जाएंगे। और यदि कोई पोलिंग एजेंट इस प्रति को रिसीव करने से मना कर देता है तो उनका नाम यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक पोलिंग एजेंट जो मतपत्र लेखा 17 है जो सबसे इम्पोर्टेंट कागजातों में एक माना जाता है चुनाव संबंधी, उनको रिसीव जरूर करते हैं। तो यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे, समय डाल देंगे और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेंगे। समय वो वाला डलेगा जब आप इनको रिसीव करवा रहे होंगे मतपत्र लेखा की प्रतियां। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाग 4 क्या कहता है इसका। वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात की घोषणा होती है जब पोलिंग का एंड हो जाता है। उसके बाद वोटिंग मशीन को सीलबंद किया जाता है मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में। तो उस समय की ये घोषणा है। तो वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट के बक्सों पर मैंने अपनी सील लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं जो पोलिंग एजेंट्स हैं जो मतदान के अंत में पोलिंग स्टेशन में उपस्थित थे को उनकी सील लगाने की अनुमति दे दी है। अब आप ये भी कहेंगे जब मशीन सील होती है कि आप भी पहचान के तौर पर अपनी कोई सील लगा सकते हैं। जैसे आपकी कोई अंगूठी है उसके ऊपरी हिस्से को सील के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही यदि आप पे कोई सिक्का पड़ा है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं सील के रूप में। तो जो मतदाता इसके लिए एग्री होते हैं, जो मतदान अभिकर्ता, उनके यहाँ पर आप सिग्नेचर कराते जाएंगे। उनके जो उम्मीदवार हैं उनके यहाँ पर नाम लिख के उनके नाम के सामने यहाँ पर सिग्नेचर कराते जाएंगे। और जो सील लगाने से मना कर देते हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है सील लगाने की, तो उनका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे या सिग्नेचर करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रिसीव की कोई कंडीशन नहीं है। ये केवल सील लगाने से मना कर रहे हैं, इन पे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे सील लगा पाएँ। तो उस कंडीशन में भी ये मना कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके नाम या सिग्नेचर ले लेंगे और उनके जो उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, समय डाल देंगे और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर लेंगे। अब इसके बाद आता है जो मोकपोल प्रमाण पत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र होता है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीठासीन अधिकारी की मोकपोल भाग 1 मोकपोल प्रमाण पत्र, इसको भी हम देख लेते हैं बारी बारी से। यहाँ पर इसका जो भाग 1 है वो क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पर ये प्रीफिल्ड होगा, बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। मान लिया कि आपको ये आवंटित हो रखा है 19 मोतिहारी। तो उसके बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। ये विधानसभा क्षेत्र जिस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है उस संसदीय क्षेत्र का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ पर 03 ईस्ट चंपारण हम लिख के चल रहे हैं। और मध्य स्थल की संख्या तथा नाम, मान लिया आपके ड्यूटी ऑर्डर में जो मध्य स्थल की संख्या और नाम मेंशन है 143 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ मेंशन है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, हमने यहाँ एंटर कर दिया। आप अपने हिसाब से जो मध्य स्थल की संख्या और नाम आपको आवंटित हो रखे होंगे वो आप लिख सकते हैं। मोकपोल का संपादन है, मोकपोल डाटा का सत्यापन। मोकपोल संबंधी हमने वीडियो अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर रखा है और यदि आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उस महत्वपूर्ण वीडियोस का
भी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर फिर भी हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, अभ्यर्थी का नाम, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम यहाँ पर प्री फिल्ड होगा, ये पहले से मुद्रित होगा, आपको ये पहले से प्री फिल्ड मिलेगा, नोटा सहित मिलेगा। और मॉक पोल की कंडीशन ये होती है कि कम से कम उसमें 50 वोट पड़ने चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक ज़्यादा भी पड़ सकते हैं, आप 60 डाल सकते हैं, 65 डाल सकते हैं, 70 डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 वोट मॉक पोल में पड़ जाने चाहिए। जो मतदान की समय है उससे ठीक 90 मिनट पूर्व मॉक पोल की प्रक्रिया कराई जाती है। और इसमें मान लिया कि हमारे पास जो विधानसभा क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ में हमें ये आवंटित हो रखा है पोलिंग बूथ, उसमें 10 कैंडिडेट उम्मीदवारी कर रहे हैं और नोटा सहित वो 11 हो जाते हैं, और हमने प्रत्येक कैंडिडेट के लिए 5-5 वोट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो ये 55 वोट हो जाते हैं इस प्रकार से। और 7 वोट जो वीवीपैट है उसमें ऑटोमेटिक, जैसी वीवीपैट ऑन होता है उसमें 7 वोटर पर्ची स्वयं ही गिर जाती है, तो वो अलग से होगा। तो इस प्रकार से वो 62 पर्चियाँ कुल हो जाएंगी। तो जैसे जैसे मॉक पोल की प्रक्रिया होती जाती है वैसे वैसे ही आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए। मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, या मान लिया कि रमेश नामक कैंडिडेट को 5 पड़ी है, तो परिणाम की जांच के समय कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित मतों की संख्या ये भी 5 ही आनी चाहिए। और अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट की जो पेपर स्लिप निकलती है वो भी 5 आनी चाहिए। कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम और वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप का आपस में मिलान हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये मिलान हो गया है, क्योंकि इसमें 5 आ रही है और यहाँ पर भी 5 आ रही है। इसी प्रकार से आप अन्य कैंडिडेटों की भी डिटेल को भरेंगे, नोटा समेत भरेंगे, और यहाँ पर आप दल के संक्षिप्त नाम भी लिखेंगे, जिस पार्टी से ये उम्मीदवार बिलोंग करते हैं उनका दल का नाम लिखेंगे। निर्दलीय है तो आप इंडिपेंडेंट या निर्दलीय लिख सकते हैं। और इनके यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं यानी पोलिंग एजेंट्स के यहाँ पर 1 बाय 1 हस्ताक्षर करवाते जाएंगे। तो ये इसका भाग 1 होता है। इसमें आप देख सकते हैं मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट में क्लियर बटन दबाया गया है। तो जब मॉक पोल समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसके डेटा को क्लियर भी करना होता है, तो यहाँ पर ये घोषणा भरनी होती है। मॉक पोल के पश्चात समस्त प्रिंट पेपर स्लिप को वीवीपैट से बाहर निकाल दिया गया है, तो ये भी आपको बाहर निकालना होगा वीवीपैट के बॉक्स से। वीवीपैट की खाली ड्रॉप बॉक्स समेत मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया कि ये खाली हो चुका है पूरा, तो इसको भी आपने हाँ लिखना है। वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंट पेपर स्लिप नहीं है एवं मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है। मतदान अभिकर्ताओं को कुल वोट 0 दिखाए जाने के लिए कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन दबाया गया है, तो ये भी आप यस लिखेंगे। मॉक पोल वीवीपैट प्रिंट पेपर स्लिप का मॉक पोल स्लिप की मोहर लगा दी गई है एवं निर्धारित काले लिफाफे रखते हुए सील्ड करने के बाद पिंक पेपर सील से सील्ड कर दिया गया है, तो इसको आपको सील्ड भी करना होता है। ब्लैक जो आपको लिफाफा मिलेगा और उसमें पिंक पेपर सील से भी ये सील्ड किए जाते हैं जो मॉक पोल के जो वोटर स्लिप गिरती है। तो ये इसका भाग 1 हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉक पोल के निम्न गवाह एवं सत्यापित किया जाता है कि मॉक पोल के मतों का मिलान कर लिया गया है एवं मॉक पोल के उपरांत कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल के मतों को क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के नाम आ जाएंगे यानी पोलिंग एजेंट्स के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर उनके दलों के नाम आ जाएंगे, जिस दल के उम्मीदवार उनको पोलिंग एजेंट बनाए हैं, और यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम आ जाएंगे, साथ में यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और जो ये ईवीएम मशीन है, यदि इसमें कंट्रोल यूनिट में समय यदि 1-2 मिनट आगे पीछे होता है तो आप उसको यहाँ उल्लेख कर सकते हैं, और यदि समय एग्जैक्ट मिल रहा है तो आप उसको जो भारतीय मानक समय के अनुसार अगर समय एग्जैक्ट मिलता है तो इसको आप 0-0 लिख सकते हैं। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएंगे। और ये जो घोषणा है एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व समस्त मतदान कार्मिकों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कंट्रोल यूनिट में कुल वोट 0 हैं, सीयू का टोटल बटन दबाया गया है। तो जब सीयू का टोटल बटन दबाएंगे सीआरसी करने के बाद, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कंट्रोल यूनिट में कुल वोट 0 दिखाई दे जाएंगे। तो यही कंडीशन आएगी आपके पास, तो इसको आपको टिक मारना है। बाकी इसका ये कंडीशन आपके पास नहीं आएगी कि कंट्रोल यूनिट में कुल वोट 0 से अधिक हैं, तो ये कंडीशन आपके बूथ में नहीं आएगी। मॉक पोल में कुछ फॉल्ट हो गया है इसका मतलब, तो पीठासीन अधिकारी के यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पर केवल आपको इस वाले ऑप्शन में टिक करना है। और यहाँ पर जो गवाह हैं, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय होंगे, और उनके यहाँ पर सिग्नेचर भी करवाने हैं आपको।
तो इस प्रकार से इस जो मॉक पोल सर्टिफिकेट का भाग एक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मॉक पोल सर्टिफिकेट का भाग 2 किस प्रकार से भरा जाता है, उसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कंट्रोल यूनिट में पावर पैक बदलना हुआ तो उस कंडीशन में ये भाग 2 भरा जाता है, अन्यथा की स्थिति में आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, नील लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर तो आ जाएगा आपके बिहार विधानसभा चुनाव 2025 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम जो आपको आवंटित हो रखी होगी उसको आपको यहाँ पर मेंशन करते जाना है। और ये 03 ईस्ट चंपारण इसको लिख दिया है हमने उदाहरण के लिए। और इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे मॉक पोल वास्तविक मतदान जो लागू न हो से कार्य के दौरान कंट्रोल यूनिट में बदले गए पावर पैक का विवरण। तो पावर पैक बदलने की नौबत आती है तो आपको कंट्रोल यूनिट की जो आईडी है, कंट्रोल यूनिट का जो नंबर है वो लिखना पड़ेगा। कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बदले जाने का कारण क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, लेकिन ये कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में नहीं आएगी तो आप इसको नील लिख के कर छोड़ सकते हैं और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका नील चला जाएगा, यहाँ पर ये क्रॉस करके आप पूरा नील लिख सकते हैं इसको। अब इसके भाग 3 में देख लेते हैं मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाया जाना। तो जो मॉक पोल ये हो रहा है विधानसभा तथा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम हमने यहाँ लिख दिया है, ये मेंशन कर रहे हैं, हम डेट भी मेंशन कर रहे हैं। और प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मतदान की समाप्ति के पश्चात कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन निम्न की उपस्थिति में दबाया गया है। यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय हो जाएंगे और यहाँ इनके हस्ताक्षर करवा देंगे। साथ ही साथ जो मतदान अभिकर्ता हैं उनके भी यहाँ पर नाम आ जाएंगे, उनके पार्टी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उनके कैंडिडेट जो खड़े उठ रखे हैं चुनाव उनके नाम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आप पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर भी करवा देंगे। और यहाँ पर आप देख लेते हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4 ईवीएम वीवीपैट को बदलना यदि आवश्यक होता है मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा यदि कोई मशीन बदली गई हो जैसी भी स्थिति हो। यहाँ पर आपको पूरी सूचनाएं वैसी भरनी है और यहाँ पर आपको विवरण देना है वे वितरण के समय उपलब्ध कराई गई इकाई की यूनिट आईडी यदि बैलेट यूनिट हो गई, कंट्रोल यूनिट हो गई और वीवीपैट की आईडी आपको यहाँ लिख देनी है। मॉक पोल के दौरान जो अक्रियाशील पाई गई उसे टिक करें। तो अगर माना मॉक पोल के दौरान इनमें से कोई एक यूनिट काम नहीं करती है तो उसमें आपको टिक लगा देना है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल यूनिट काम नहीं करती है तो यहाँ टिक लगा देना है। और इसी प्रकार से अक्रियाशीलता का कारण क्या है ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। मॉक पोल के दौरान बदले जाने पर दी गई इकाई की यूनिक आईडी। और मान लिया कंट्रोल यूनिट बदलने की नौबत आती है तो जो नई कंट्रोल यूनिट है उसकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ अगर बदली जाती है ये इन तीनों यूनिट्स में से कोई एक यूनिट तो यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पोलिंग एजेंट्स के विवरण आ जाएंगे, अभ्यर्थियों का विवरण आ जाएगा, लेकिन ये कंडीशन भी आपके पोलिंग बूथ में ना ही के बराबर आएगी। तो इस प्रकार इसका भाग 4 कंप्लीट हो जाता है। और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 5 देख लेते हैं। ईवीएम एवं वीवीपैट बदलना मतदान के दौरान या मतदान की समाप्ति के पश्चात भरा जाना है जैसी भी स्थिति हो। ये तो तब था जब आप मॉक पोल करा रहे हैं उसके दौरान, और ये है वास्तविक मतदान के दौरान या मतदान की समाप्ति के पश्चात भरा जाना है अगर ईवीएम और वीवीपैट बदलने की कोई नौबत आती है तो ये कंडीशन भी आपके पोलिंग बूथ में ना ही के बराबर आती है। और यदि आ भी गई तो आपको अभी जैसे हमने ऊपर बताया कि मॉक पोल के दौरान यदि कोई मशीन में अचानक गड़बड़ आ जाती है तीनों यूनिटों में से किसी एक यूनिट में तो आप किस प्रकार से मेंशन करेंगे। उसी प्रकार वास्तविक जब मतदान शुरू हो जाता है उस समय यदि किसी यूनिट में कुछ ऐसी शिकायत आती है तो आप इसको फिल कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसको नील कर सकते हैं। यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर आपको करवाने पड़ेंगे क्योंकि उस समय सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही ये यूनिट बदली जाती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण अनुलग्नक आता है 18 अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी के द्वारा घोषणा। अब यदि आपके पोलिंग बूथ में कोई अंधा या शिथिलांग कोई ऐसा वोटर आ जाता है जो किसी सहायक के बिना वोट कास्ट करने में असमर्थ होता है तो उस कंडीशन में जो सहायक होता है उसके द्वारा
घोषणा भरी जाती है। तो ये घोषणा क्या होती है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर संसदीय क्षेत्र का नाम आ जाएगा 03 ईस्ट चंपारण, इसको समझा जाए, ये 03 चंपारण लिख दिया हमने। और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा 19 मोतिहारी। उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं नाम, आपकी हो सकता है कंडीशन दूसरी हो, आपको दूसरी विधानसभा क्षेत्र आवंटित हो रखी हो किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर मध्य स्थल की संख्या तथा नाम आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब जो यहाँ पर अभ्यर्थी है जो कि अंधे और शिथिलांग का सहायक बन के आ रहा है, उसका नाम मेंशन होगा। मान लिया कि संजय नाम के कोई सहायक हैं, वो सहायता कर रहे हैं किसी अंधे और शिथिलांग मतदाता की, तो उनका नाम यहाँ आ जाएगा। उनके पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, माना कि उनके पिताजी का नाम आकाश प्रजापति है, यहाँ आ जाएगा। उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो मान लिया कि इन्होंने अपनी आयु 25 वर्ष दर्शाई है। और निवासी परमानेंट एड्रेस दिखाना है इसका, इनका, जो कि वोटर आईडी कार्ड में होगा इनके, वो आपको यहाँ पर मेंशन करवाना है। उसके बाद ये घोषणा होती है कि तारीख जिस तिथि को मतदान हो रहा है उस तिथि को आपको यहाँ उल्लेख करना है। मैं जो ब्लाइंड वोटर है या अंधा और शिथिलांग नामक जो भी वोटर होंगे उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा कि ओर से अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए मत को गुप्त रखूंगा या रखूंगी, और साथी के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा होती है, जो आपको भरवाई जानी चाहिए जब कोई अंधे और शिथिलांग का सहायक बन के आता है 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र का। और जो भी सहायक बन के आएगा वो पूरे चुनाव में केवल एक ही अंधे और विकलांग मतदाता का सहायक बन सकता है, किसी अन्य का तब सहायक नहीं बनेगा। अब एक कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में यदि प्रथम मतदान अधिकारी जब किसी मतदाता का नाम जोर से पुकारता है तो पोलिंग एजेंट्स को आपत्ति हो जाती है कि ये इस नाम का व्यक्ति है ही नहीं, तो उस कंडीशन में चैलेंज मत का प्रावधान किया जाता है। और पीठासीन अधिकारी सबसे पहले जो चैलेंजर है, जिन्होंने चैलेंज किया है कि ये वो मतदाता नहीं है जो मतदान अभी करता है, उनसे 2 रुपये नगद की राशि ले लेते हैं। और ये आपत्ति शुल्क, जो चैलेंज का शुल्क है, उसकी यहाँ पर रसीद आपको दिखाई दे रही होगी। मान लिया कि बुक संख्या 1 है, अपृष्ठ संख्या 2 है इसका। और जो पोलिंग एजेंट है जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया उनका नाम अंश है, तो इनसे हमने 2 रुपये नगद प्राप्त किए। ये इस प्रकार की रिसिप्ट होती हैं। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करते हैं। मतदान केंद्र का क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। अब इसके बाद आता है कि मान लिया कि जो चैलेंज कर रहे हैं उनका दावा सही साबित हो जाता है और वो साबित कर लेते हैं कि जो ये मतदाता सामने उपस्थित हो रखा है वो फ्रॉड है, तो उस केस में उनके 2 रुपये को वापस करवा दिया जाता है। और साथ में उनसे यहाँ पर रिसिप्ट ले ली जाती है कि आपको 2 रुपये वापस कर दिए गए। और यदि दावा उनका गलत पाया जाता है तो ये रसीद फिर जमा हो जाती है, निर्धारित लिफाफे में जाएगा ये वाला पार्ट। और इसमें तब जो भी आगे के प्रावधान होंगे वो किए जाते हैं। ये 2 रुपये की रसीद फिर निर्धारित लिफाफों में, अब जितने भी केस आते हैं उनकी आप रसीदों को निर्धारित लिफाफे में रखते जाएंगे और उनको जमा करा देंगे। और यदि इस प्रकार का चैलेंज मत का कोई केस आपके पोलिंग बूथ में नहीं आता है तो इनको खाली छोड़ के आप उसी लिफाफों में डाल देंगे जो अनयूज्ड हो रखी हैं। तो इस प्रकार से ये चैलेंज मत का यहाँ पर रसीद दे दी जाती है। और साथ ही साथ यदि जिन्हों चैलेंजर है उनका दावा सही पाया जाता है और वोटर फ्रॉड पाया जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ पुलिस थाना अधिकारी को शिकायती पत्र भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिकायती पत्र का नमूना कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर विषय लिख दिया है हमने कि 03 ईस्ट चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 19 मोतिहारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन मध्य स्थल की संख्या नाम आ जाएगा, तारीख आ जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे महोदय मुझे यह सूचित करना है कि श्री जो चैलेंजर हैं, जो मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट है, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उनके पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा जो पोलिंग एजेंट है जिन्होंने चैलेंज किया है, और निवासी उनका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर का, जो कि उनके जो फोटो पहचान पत्र है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका एड्रेस भी आपको लिख देना है। पहचान के बारे में आक्षेप क्या है कि श्री, अब यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन का नाम या फिर पुलिसकर्मी का नाम जिसके सुपुर्द किया जा रहा है, इस व्यक्ति ने श्री, अब ये जो जयदेव नाम से ये वोटर बन के आया था, मान लिया कि इनका नाम जयदेव था जिसके नाम से वोट कास्ट करने आए थे, होने का दावा किया है, जिसका नाम 19 मोतिहारी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 24 की क्रम संख्या 540 पर दर्शित है। यह व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सका कि यह वही उक्त निर्वाचक है। मेरे विचार से यह छद्मवेशी है, यानी कि फ्रॉड है। तो यहाँ पर आपको फिर
ये सुपुर्द कर देना है जो थाना प्रभारी है उनको, और साथ में जो थाने से आपको ये रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी जिसमें थाना प्रभारी के हस्ताक्षर भी हो जाएंगे, तारीख डल जाएगी कि किस दिनांक को ये हमें शिकायती पत्र भी मिला है, और साथ में जो जिस पे अभियोग लगा है वो भी हमें मिल गया जो फ्रॉड वोटर था। तो इस प्रकार से चैलेंज जो मत होते हैं उनके प्रोसेस को पूरा किया जाता है, और ये निर्धारित प्रारूप इसके इस प्रकार से होते हैं। इसी के साथ साथ अनुलग्नक 17 भी होता है, जो कि नियम 49 एमए के तहत होता है। टेस्ट वोट का प्रावधान इसमें किया जाता है। यदि कोई मतदाता अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जब वोट कास्ट करता है वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर, तो वो पाता है कि जो वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई जाती है, तो वो उस उम्मीदवार से संबंधित है ही नहीं जिसको उन्होंने वोट कास्ट किया। तो उस कंडीशन में वो दावा करते हैं, और तब जो पीठासीन अधिकारी हैं वो टेस्ट वोट का प्रावधान करवाते हैं संबंधित जो मतदाता हैं, निर्वाचक हैं। तो टेस्ट वोट का प्रावधान कराने से पहले वो इनसे घोषणा ले लेते हैं, और ये घोषणा का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको ऊपर की सूचनाएं भर देनी है। निर्वाचकों का संचालन नियम के 49 एमए के उपनियम के तहत मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा प्रिंट पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार का नाम या चिन्ह उस उम्मीदवार से भिन्न है जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मत दिया था। मेरा यह आरोप सत्य एवं प्रमाणिक है, यह सिद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इस प्रकार से ये उनको धाराएं भी यहाँ पर बताई गई हैं कि अगर आपका दावा गलत साबित होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतदाता के अंगूठे या हस्ताक्षर करवाएंगे, यहाँ पर उनका नाम लिखवाएंगे, उनके पिता का नाम लिखाएंगे, उनकी भाग संख्या, क्रम संख्या क्या होगी, और 17 काम में उनकी जो एंट्री है किस क्रमांक में हो रखी है उसको भी आपको यहाँ पर मेंशन करवाना है। यहाँ पर दिनांक डाल देनी है, और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और ये प्रारूप तब चला जाता है एक निर्धारित लिफाफे के अंदर जो इसके लिए बनाया गया होगा। तो इस प्रकार से टेस्ट वोट का जो ये प्रारूप है वो इस प्रकार से होता है। यदि आपके पोलिंग बूथ में टेस्ट वोट का प्रावधान हो जाता है तो उस केस में आपको इस प्रकार से इसको भरवाना है, और यदि टेस्ट वोट आपके पोलिंग बूथ में नहीं होता तो आप इसको खाली छोड़ दें और खाली ही लिफाफे में डालें, या फिर इसको क्रॉस करके यहाँ पर नील लिख सकते हैं आप बीच में, और फिर इसको लिफाफों के अंदर आप डाल सकते हैं। अब एक कंडीशन या अनुलग्नक 15 भी देख लेते हैं हम कि अनुलग्नक 15 का प्रारूप किस प्रकार से है। निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप होता है ये। यदि पीठासीन अधिकारी को किसी मतदाता या निर्वाचक की शारीरिक बनावट को देख के ये लगता है कि ये 18 वर्ष से कम का है, तो उस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी उनसे आयु संबंधी घोषणा ले सकते हैं। और ऐसा कोई भी मतदाता अब नहीं आता है जो अंडर 18 हो और वो वोट कास्ट करने के लिए आए, क्योंकि इस समय दंड के बहुत प्रावधान किए गए हैं, और ऐसी कंडीशन में कोई फंसना भी नहीं चाहता। तो फिर भी वो घोषणा दे देते हैं। जैसे यहाँ पर घोषणा ले ली गई है किसी मतदाता से जिसकी आयु के संबंध में पीठासीन अधिकारी को डाउट होता है कि ये 18 वर्ष से कम लग रहे हैं। तो मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा एवं प्रतिज्ञान करता हूं कि वर्ष 2025 की प्रथम तिथि को, अर्थात इस निर्वाचन क्षेत्र की जब निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हो जाता है मतदान से पूर्व, तो उस समय इनकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक की थी। ये इनके द्वारा घोषणा कर दी गई है। मुझे निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने या निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि संबंधी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ये धारा दे रखे के दंडात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है। दिनांक यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर निर्वाचक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिनसे घोषणा ली जा रही है उनके माता पिता का नाम यहाँ आ जाएगा। निर्वाचक नामावली की भाग संख्या यहाँ पर आ जाएगी, मान लिया 24 है। निर्वाचक की क्रम संख्या जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में होगी वो यहाँ पर लिख देनी है 143, और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। मध्य स्थल की संख्या तथा नाम आ जाएगा, और यहाँ पर दिनांक आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो निर्वाचन की आयु संबंधी घोषणा है वो इस प्रकार से भरवाई जाती है। अब यहाँ पर भी आप देख लेते हैं, अनुलग्नक 16 भी देख लेते हैं, निर्धारित आयु से कम आयु वाले निर्वाचकों की सूची। अब यहाँ पर ये पहले ऊपर की हमने पूरी डिटेल मेंशन की है, उन मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त कर ली गई है। जैसे यहाँ पर ये मतदाता है जिसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो उनका यहाँ पर आपको डिटेल लिखनी है। निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा क्रम संख्या निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु लिख देनी है।
पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु, ये भी आपको लिख देनी है कि आपके हिसाब से इनकी आयु अब क्या होगी जब इन्होंने घोषणा दे दी है। तो ये आप भरते जाएं, और यदि आपके पोलिंग बूथ में ऐसी कंडीशन नहीं आती तो आप इसको नील छोड़ सकते हैं, नील लिख के, और इसको निर्धारित लिफाफे के अंदर आप डाल दें। अब एक भाग 2 भी आ जाता है इसका, उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणाएं करने से इनकार कर दिया है। माना कोई मतदाता ऐसा जाता है जो कहता है मैं घोषणा देने नहीं दूंगा, तो उस कंडीशन में उनका यहाँ पर नाम इत्यादि मेंशन होगा, लेकिन ऐसी कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में नहीं आती। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि अब इन फालतू के पचड़ों में कोई भी नहीं फंसना चाहता और कानून की दंडात्मक कार्रवाई से हर कोई बचना चाहता है। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, यहाँ तारीख आ जाएगी, और यदि इस प्रकार का कोई विवाद आपके पोलिंग बूथ में नहीं है तो हमने जैसे ही बताया इसको क्रॉस कर दें और नील लिख दें और इसको निर्धारित लिफाफों में आप डाल दें। तो इस प्रकार से ये आयु संबंधी जो घोषणाएं हैं उनके 2 प्रारूप हैं, भाग 1 और भाग 2, जिसमें एक भाग में तो ये बताया गया है कि जिन्होंने आयु संबंधी घोषणाएं दे दी हैं, और दूसरा भाग कहता है कि जिन्होंने आयु संबंधी घोषणा करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अनुलग्नक 13 भी आता है, मतदान अभिकर्ताओं के प्रवेश पत्रों का लेखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको क्रम संख्या लिखनी है, कितने पोलिंग एजेंट्स को आपने जो मतदान अभिकर्ताओं के प्रवेश पत्र हैं जो आपको मिलेंगे वो दिए हैं। तो यहाँ पर पहले कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा, क्या प्रवेश पत्र जारी किया गया है तो यस लिख देंगे आप यहाँ पर, और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा देंगे आप। तो इस प्रकार से इसको आप भर सकते हैं। और इसमें एक यहाँ पर प्रारूप 17 खा भी होता है, ये देख सकते हैं आप, निविदत मतों की सूची। यदि आपके पोलिंग बूथ में टेंडर वोट यानी कि निविदत मतपत्र का प्रोविज़न हो जाए। टेंडर मतपत्र किसे कहते हैं, आपको मीटिंग्स ये जो जितनी भी ट्रेनिंग से उसमें बताया गया होगा कि यदि कोई मतदाता अपना मत कास्ट करने के लिए आता है, वोट कास्ट करने के लिए, और जैसे ही वो अपनी पहचान दिखाता है तो प्रथम मतदान अधिकारी यह पाता है कि इसका वोट तो पहले से ही कोई और कास्ट करके चला गया है। तो मतदाता से उसकी पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे जाते हैं। वो जब प्रूफ कर देता है कि जो मतदाता आया है उसका वोट वास्तव में ही कास्ट नहीं हुआ है, तो पीठासीन अधिकारी उनको छपा हुआ मतपत्र दे देते हैं, जिसमें वो एरो क्रॉस रबड़ मोहर से अपनी पसंदीदा उम्मीदवार के निशान पे, चुनाव निशान पे मोहर लगा के उसको फोल्ड करके पीठासीन अधिकारी को दे देते हैं, और पीठासीन अधिकारी उसको निर्धारित लिफाफे में रख देते हैं। तो उसका प्रारूप इस प्रकार से है निविदा मतों की सूची का, कि यहाँ पर जिन जिन से निविदत मतपत्र जिन्होंने डलवाए गए हैं, जैसे जावेद नाम के कोई मतदाता थे जिन्होंने अपना निविदत मतपत्र का उपयोग किया है। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या 220 है, और 17 का में जो इनकी एंट्री हुई है, जो इनके बदले पहले से ही मतदान करा के चला गया है, तो वो 39 नंबर पे इनका मेंशन था नाम, और यहाँ पर आप अंगूठे के निशान या सिग्नेचर करा देंगे। ऐसे ही जितने भी मतदाता आपके पोलिंग बूथ में निविदत मतपत्र वाले होंगे उनकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। और यदि इस प्रकार का कोई केस नहीं है तो आप एक क्रॉस लाइन खींच के इसको नील लिख सकते हैं और निर्धारित लिफाफों में डाल सकते हैं, तारीख डाल देंगे और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आप यहाँ कर लेंगे। इसके साथ ही साथ अनुलग्नक 8 भी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये मतपत्र लेखा होता है जो प्रारूप 17C यानी 17 उसका ये लेखा है, और आप इसको जो प्रारूप 17 को भरने का बिल्कुल सही तरीका हमने अपने चैनल में वीडियो अपलोड किया है कि आप किस प्रकार से मतपत्र लेखा को तैयार करेंगे अलग अलग कंडीशन में। यदि आपके पोलिंग बूथ में टेस्ट वोट का भी प्रोविज़न हो जाए, प्रावधान हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको किस प्रकार से ये मतपत्र लेखा तैयार करना है। और यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं आती तो उस कंडीशन में आपको किस प्रकार से ये मतपत्र लेखा तैयार करना है। तो दोनों कारण हमने बता रखे हैं, यहाँ पर दोनों कंडीशन बता रखी है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मतपत्र लेखा संबंधी वीडियो को देख के उसका लाभ भी उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरने का भी बिल्कुल सही तरीका हमने अपने इस चैनल के में अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को भी पीठासीन अधिकारी की डायरी को किस प्रकार भरा जाता है उसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, ये अनुलग्नक 7 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी कंडीशन हमने यहाँ बताई है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरना है। तो इसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके।
और साथ ही साथ जितने भी अनुलग्नक दे रखे हैं, प्रारूप दे रखे हैं, ये खाली जो हैं ब्लैंक, इनको डाउनलोड करने का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप उस लिंक में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप भी इनका भली भांति प्रकार से अध्ययन कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ कि किस प्रकार से इनको भरना होता है। और लास्ट में हम PS05 को भी भरने का तरीका आपको बता देते हैं कि PS05 को आपको किस प्रकार से भरना होता है। वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन के लिए होता है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लिया कि स्टेट, चूंकि इस समय बिहार राज्य में चुनाव चल रहे हैं, तो आप यहाँ बिहार लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पार्लियामेंट्री का नाम लिख सकते हैं, जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मान लिया कि ये 03 ईस्ट चंपारण है, तो आपको 03 ईस्ट चंपारण यहाँ पर लिखना है। असेंबली सेगमेंट नंबर एंड नेम, तो यहाँ पर आपको 19 मोतिहारी लिख देना है। और यहाँ पर जो भी आपको पोलिंग बूथ आवंटित हो रखा होगा उसका क्रम संख्या और नाम लिख देना है। डेट कब डेट हुई और नंबर ऑफ ईवीएम्स यूज, कितनी ईवीएम आपके द्वारा यूज की गई उसकी संख्या आपको यहाँ लिख देनी है। अब यहाँ पर हम इसको बताते हैं। मान लिया कि जो आपकी निर्वाचक नामावली की चिन्हित पड़ती है उसमें टोटल वोटर्स हैं 1650, 1650, जिसमें 800 जो पुरुष मतदाता हैं और 850 महिला मतदाता है, और थर्ड जेंडर आपके पोलिंग बूथ में कोई केस नहीं है। तो ये टोटल 1650 वोटर हो गए हैं। जो पुरुष मतदाता हैं, 800 में से 600 पुरुषों ने वोट दिया है। तो इनका जो मतदान प्रतिशत निकलता है, जितने पुरुषों ने वोट दिया उनमें हमें 100 की मल्टीप्लाई करनी है और फिर डिवाइड कर देना है टोटल पुरुषों की संख्या से। तो 650 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800, तो ये 81.25% निकल के आ जाता है। इसी प्रकार मान लिया कि 750 यानी कि 750 महिलाओं ने यहाँ पर वोट कास्ट किया, जबकि टोटल महिलाओं की संख्या 850 है। तो इनका वोटिंग परसेंटेज निकालने का तरीका 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 850, तो ये आ जाता है 88.23%। और थर्ड जेंडर चूंकि आपके पोलिंग बूथ में नहीं है तो ये जीरो ही रहेंगे। टोटल वोट पड़े हैं जो हमें 1400 वोट पड़े हैं, जबकि टोटल वोटर्स की संख्या है 1650। तो इनका वोटिंग परसेंटेज निकालने का तरीका 1400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1650, तो ये 84.84% निकल के आ जाता है। नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स, ये हम मान के चलते हैं कि आपके पोलिंग बूथ में निविदित मतपत्र नहीं पड़े हैं, तो इनको हमने नील लिख दिया है। और यहाँ पर जैसे हमने जो रजिस्टर 17 का होता है उसमें भी हम बार बार बोलते हैं कि प्रत्येक पेज में आप ये मेंशन करते जाएं कि ईपिक कार्ड की सहायता से कितने वोटर्स ने वोट दिया और नॉन ईपिक कार्ड की सहायता से कितने वोटर्स ने वोट दिया। तो यहाँ पर ये बहुत काम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वोटर्स हु वर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ ईपिक कार्ड। तो मान लिया 1100 वोटर हैं जो ईपिक कार्ड लाए थे, और नंबर ऑफ वोटर जो ईपिक कार्ड के अलावा जो निर्धारित अन्य दस्तावेज हैं पहचान के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो 300 ऐसे मतदाता थे जो कि नॉन ईपिक कार्ड वाले थे। तो ये आप लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये PS05 को भी आप भर सकते हैं। मतपत्र लेखक भरने का तरीका हमने अपने वीडियो चैनल में डाल रखा है। पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरने का तरीका भी हमने अपने चैनल में अपलोड कर रखा है। तो आप इन वीडियोस का लाभ भी उठा सकते हैं। साथ ही जो ये प्रपत्र हैं इनको डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप इन प्रपत्रों को, जो बिना फील्ड वाले हैं, ये ब्लैंक प्रपत्र होंगे, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों के बारे में जानकारी दी। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अन्य साथी जिनकी ड्यूटियां विधानसभा चुनाव हेतु लग चुकी हैं पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में, वो भी इसका लाभ उठा पाएं तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।